सुप्रभात, सुदिनमस्तु, शुभमस्तु। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का PSP की इस ऑनलाइन क्लास में। और सभी विद्यार्थी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, इसकी कामना करता हूँ। और आज की कक्षा है हमारी द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की, यानी सेकेंड ईयर हिंदी और सेकेंड पेपर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट यूनिट को, सेकेंड पेपर की फर्स्ट यूनिट को, पहली इकाई को। और पहली इकाई में हम बात करेंगे आपका बंटी उपन्यास की। और इस उपन्यास में आज हम एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे, जो कि पहली वाली कक्षा में मैंने बंटी के बारे में आपको बताया कि बंटी का स्वभावगत विश्लेषण किया था, उसकी चारित्रिक विशेषताएं हमने देखी थी। आज हम बंटी की माँ अर्थात शकुन की स्वभावगत विशेषताओं के बारे में जानकारी लेंगे। परीक्षा में अगर ये प्रश्न आता है तो किस तरह से हमें ये प्रश्न हल करना है, कैसे उसका उत्तर लिखना है, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले उपन्यास का नाम लिख दूंगा। आपका बंटी उपन्यास मन्नू भंडारी उपन्यास की लेखिका हैं। और परीक्षा में प्रश्न क्या पूछा जाएगा, तो आपका बंटी उपन्यास की प्रमुख पात्र अथवा बंटी की माँ शकुन का चरित्र चित्रण कीजिए। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है तो हमें इसका उत्तर कैसे लिखना है। पूरे उपन्यास को, समग्र उपन्यास को जब हम पढ़ लेते हैं तो इस उपन्यास को पढ़ने के बाद में हम बंटी से तो परिचित होते ही हैं, साथ साथ में शकुन से परिचित होते हैं, क्योंकि शकुन ही एक ऐसी एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसी व्यक्तित्व है जो कि सबसे ज़्यादा बंटी के साथ में जीती है, रहती है। तो यहाँ पर शकुन एक दूसरे प्रमुख पात्र के रूप में उभर करके इस उपन्यास में सामने आती है। तो परीक्षा में शकुन का चरित्र चित्रण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बंटी का है। तो या तो बंटी का पूछा जाएगा या शकुन का पूछा जाएगा, तो हम शकुन का चरित्र चित्रण करेंगे आज। तो सबसे पहले शकुन की हम चरित्र चित्रण कर रहे हैं। शकुन की विशेषताएं हम देखेंगे, उसके स्वभाव की क्या विशेषता है जिस उपन्यास में हमें दिखलाई पड़ती है। तो सबसे पहली विशेषता के रूप में बंटी की माँ। तो बंटी की माँ है, इस उपन्यास का प्रमुख पात्र है बंटी। और बंटी की माँ के रूप में यहाँ पर शकुन का चरित्र उभर करके सामने आता है, क्योंकि बंटी उपन्यास का केंद्रीय पात्र है और उसकी माँ है शकुन। अब शकुन क्या है, तो शकुन एक कॉलेज की प्रिंसिपल है। कॉलेज की प्रिंसिपल होने के साथ साथ वो एक आदर्श स्त्री भी कही जा सकती है, एक स्वाभिमानी स्त्री भी कही जा सकती है। उसके व्यक्तित्व में गंभीरता है, एक अहमवादिता है, एक उसकी स्वभावगत विशेषता हम कह सकते हैं ये कि वो थोड़ी सी स्वाभिमानी स्त्री है। और स्थितवादी गुण उसमें हमें मिलते हैं, आधुनिक काल की नारी के हमें गुण मिलते हैं, जो अपने पैरों पर खड़ी है और किसी पुरुष की सत्ता के नीचे दबी हुई स्त्री हमें नहीं दिखाई पड़ती। तो बंटी की माँ, जैसा कि शकुन इस उपन्यास में इसको चित्रित किया गया है कॉलेज की प्रिंसिपल के रूप में, माँ बेटे का जो संबंध है अगर उसकी बात करें तो वो बंटी पर बड़ा अच्छा ध्यान देती है। जब तक वो और बंटी अकेले हैं तब तक वो बंटी पर पूरा ध्यान केंद्रित करती है और उसके साथ में हंसती है, बातें करती है। तो यहाँ पर पहली विशेषता हमें ये नज़र आती है, बंटी की माँ है। दूसरी प्रमुख विशेषता यहाँ पर है
स्वाभिमानी एवं अहंवादी स्त्री। तो शकुन जो है एक स्वाभिमानी स्त्री के रूप में इस उपन्यासकार में चित्रित हुई है। जब हम इस उपन्यास को पढ़ते हैं, उपन्यास को पढ़ करके जितना भी भाग शकुन के संबंध में हमें पढ़ने को मिलता है, उसको पढ़ करके हम ये अनुमान लगा देते हैं कि शकुन एक स्वाभिमानी स्त्री है, उसमें अहंवादिता भी है। तो क्यों ये दो गुण हमें शकुन में नज़र आते हैं, हम उसकी बात करें। तो जैसा कि हमने इस उपन्यास में देखा कि शकुन अपने पति से अलग रहती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि अजय जो है उसका पति, जिसका नाम है अजय, वो कलकत्ता में रहता है, वहाँ व्यापार करता है। और वहाँ रहते हुए अजय जो है उसके संबंध जो हैं वो किसी दूसरी स्त्री से हो जाते हैं। वो दूसरी स्त्री से प्रेम करने लगता है, उसके साथ घर भी बसाना चाहता है, और जिसका नाम है मीरा। अब देखिए, ये बात शकुन को पता चलती है तो शकुन बड़ी आहत होती है। लेकिन एक बात इस उपन्यास में ये भी खुल करके सामने आती है कि उन शकुन और अजय में कभी प्रेम था ही नहीं, बस टकराहट थी, कभी उन्होंने एक दूसरे से प्रेम किया ही नहीं था। तो इतनी ज़्यादा विचलित नहीं होती, और विचलित नहीं होती तो अपने बच्चे के साथ में वो रहती है, लेकिन झुकती नहीं है, वो गिड़गिड़ाती नहीं है अजय के सामने, वो हार नहीं मानती, वो बेचारी बन करके अजय के सामने नहीं आती, अपनाने के लिए नहीं कहती। वो अपने आप में अलग रहती है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व है, कॉलेज की प्राचार्य है, प्रिंसिपल है, तो वो हार नहीं मानती, अधीनता स्वीकार नहीं करती। तो कह सकते हैं कि पति को खोने के बाद में भी वो टूटती नहीं है, कि बाद में जाकर जब पूरी तरह से वकील चाचा के माध्यम से, वकील चाचा जो कि शकुन और अजय के बीच में, पति पत्नी दोनों के बीच में वकील का काम कर रहे थे, और उनके द्वारा जब तलाक पूरा हो जाता है शकुन और अजय के बीच में, तब अजय जो है वो मीरा से विवाह कर लेता है, और उस बात से भी वो टूटती नहीं है, और पति के आगे झुकती नहीं है, अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, अच्छी तरह से रखती है, और कहीं पर भी कोई शिकन उसके चेहरे पर दिखाई नहीं देती। एक अंतर्वेदना की भावना उसके मन में अवश्य आती है, लेकिन वो उसके सामने हार स्वीकार नहीं की। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि वो एक शिक्षित महिला है, वो पढ़ी लिखी महिला है, और एक सुलझी समझी स्त्री है, और आज के आधुनिक दौर के विचार वाली स्त्री है, और इसी कारण से उसका व्यक्तित्व अन्य सामान्य स्त्रियों की तरह दयनीय नहीं है। तो एक अहंवादिता हमें उसमें नज़र आती है, और इसी कारण से वो हार स्वीकार नहीं करती, परिस्थितियों का सामना करती है, और अंततोगत्वा वकील चाचा के सुझाव के बाद में या अपने मन से वो डॉक्टर जोशी से विवाह कर लेती है। तो एक स्वाभिमानी और अहंवादी स्त्री के रूप में भी यहाँ पर शकुन का चरित्र उभर करके सामने आता है। अगली विशेषता की ओर हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा नकारात्मकता हमें शकुन के चरित्र में दिखाई देती है। पारिवारिक समायोजन का अभाव। तो पारिवारिक समायोजन का अभाव हमें शकुन में दिखलाई पड़ता है। तो ये अगर हम इसको नकारात्मक बिंदु में रखें या सकारात्मक बिंदु में रखें, वो हमें सोचना है कि क्यों वो अपने परिवार को संभाल नहीं पाई, क्यों उसका पति उससे अलग हो गया, दूसरे विवाह उसने कर लिया उसके पति ने, और बाद में उसे भी विवाह डॉक्टर जोशी से करना पड़ा। तो इसके पीछे कारण क्या है? अगर एक खुली दृष्टि से देखा जाए, एक बिना विचार के किसी निर्णय पर पहुंचा जाए, तो हम यही कह सकते हैं कि उसमें पारिवारिक समायोजन का अभाव था, कि वो अपने परिवार को संभाल नहीं पाया। लेकिन क्या वो दया की पात्र है? क्या पति द्वारा त्यागने पर या पति द्वारा उसे नहीं अपनाने पर वो दुखी है? तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी उसमें उसका पति से अलग होना, ये एक साधारण सी बात हमें नजर आती है।
क्योंकि उसका पति उससे दूर रहता है, कलकत्ता रहता है, वहाँ पर किसी अन्य स्त्री से उसका संपर्क हो जाता है, उससे प्रेम करने लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा सब देख करके या जान करके कि उसका पति किसी अन्य स्त्री के संपर्क में है, तो वो उस परिवार को समायोजित करने का सोच भी नहीं सकती। उसका मन घृणा से भर जाता है, विषाद से भर जाता है, और अगर कोई मन में भावना प्रेम की थी भी सही, तो इस कारण से वो भावना भी दूर हो जाती है। तो कह सकते हैं कि अगर उसका पति अजय उससे प्रेम करता, शकुन से प्रेम करता, और शकुन का ये स्वभाव होता कि वो उसके पति के प्रेम को ठुकरा रही है या उस पर ध्यान नहीं दे रही है, तो हम उसको नकारात्मक बिंदु के रूप में ले सकते थे कि शकुन में पारिवारिक समायोजन का अभाव। लेकिन यहाँ पर स्थिति विपरीत है कि वो किस तरह से परिवार का समायोजन करे, क्योंकि वो आधुनिक युग की स्त्री है, शिक्षित महिला है, वो दब नहीं सकती, वो झुक नहीं सकती। तो ये पारिवारिक समायोजन का अभाव हमें बिल्कुल नज़र आता है, लेकिन सकारात्मक है। अगली जो विशेषता है वो है दुविधा एवं द्वंद्व पूर्ण जीवन। अब देखिए, शची का जीवन अगर हम देखें तो दुविधाओं से भरा पड़ा है। क्या दुविधाएं हो सकती हैं, क्या द्वंद्व उसके अंदर मन में हो सकते हैं, उस पर हम बात करते हैं। तो शकुन में क्या द्वंद्व हैं, क्या पीड़ाएं हैं, क्या उसकी दुविधाएं हैं, उस पर अगर हम बात करें तो दुविधा क्या हो सकती है? तो दुविधा यही है कि एक विवाहित स्त्री होते हुए उसके पति का सहयोग उसे नहीं मिल रहा, उसके पति का प्रेम उसे नहीं मिल रहा, एक पूर्ण परिवार जिसे हम कहते हैं, जिसमें पति पत्नी और बच्चे होते हैं, तो वो पूर्ण परिवार का सुख नहीं भोग पा रही, मानसिक रूप में उधड़-बुन में है कहीं न कहीं। तो दुविधा उसे इसी चीज़ की है कि वो इस दुविधा में डूबी हुई है, क्यों उसके जीवन ऐसा है, क्यों उसके जीवन में ये सब घटित हो रहा है। एक विवाहित स्त्री, एक भारतीय स्त्री अपने पति से जो अपेक्षाएं रखती है, जो अपने परिवार से अपेक्षाएं रखती है, जो उसकी सुरक्षा का भाव उसे मिलता है, यहाँ पर वो कोई भी चीज़ अपने अंदर महसूस नहीं कर पा रही। पति का साथ नहीं, पति का प्रेम नहीं, पारिवारिक सुरक्षा की भावना नहीं, और एक पारिवारिक प्रेम का भी माहौल उसे नहीं मिल रहा, तो वो दुविधापूर्ण स्थिति में जीती है। और द्वंद्व इस कारण से है कि कहीं न कहीं उसके अंतर मन में शायद ये भी है कि उसका पति कभी न कभी तो उसके मन में ये भावना है कि भले आज स्थिति जो भी हो, उसका पति मीरा के साथ में विवाह कर रहा है या फिर उसके साथ उसका संबंध है, कहीं कहीं उसके मन में ये है कि एक दिन लौट करके वो जरूर आएगा। ये भावना अंतर्मन में कहीं दबी हुई है, फिर से उसका जीवन खुशहाल होगा, या ये वो सोचती नहीं है, लेकिन ये भाव उसके अंदर मन में व्याप्त है, लेकिन वो उस पर इतना ज़्यादा विचार नहीं करती। तो द्वंद्वपूर्ण जीवन है उसका। द्वंद्व कई चीज़ों का है, द्वंद्व बेटे को लेकर भी है, द्वंद्व पति को लेकर भी है, द्वंद्व जीवन को लेकर भी है। तो एक समय द्वंद्व की स्थिति पति के साथ में होती है, एक समय द्वंद्व की स्थिति अपने बेटे बंटी के साथ में होती है। बंटी के साथ कब होती है? जब वो डॉक्टर जोशी से विवाह कर लेती है, डॉक्टर जोशी के घर पर चली जाती है, जहाँ पर डॉक्टर जोशी के पहले से ही 2 बच्चे हैं। उन बच्चों को अपनाने का प्रयास करती है, उनको प्रेम देने का प्रयास करती है, लेकिन बंटी से ये सब सहन नहीं होता। वो बंटी अपनी माँ का विरोध करता हुआ नजर आता है, और वहाँ पर वो ये विचार में डूब जाती है, वो द्वंद्वपूर्ण स्थिति में आ जाती है कि वो किसे प्रेम दे या किसी न दे, किसे कम करे, किसी ज़्यादा करे। तो यहाँ पर द्वंद्वपूर्ण स्थिति उसकी ये भी दिखाई पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली विशेषता पर। और अगली विशेषता है हमारी असफल मातृत्व।
बंटी की माँ एक असफल माँ है, ये अगर हम कहें, उसका मातृत्व का भाव असफल है, ये अगर हम कहें तो शायद मेरे ख्याल से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो प्रेम, जो स्नेह, जो वात्सल्य एक पुत्र को अपनी माँ से मिलना चाहिए, कहीं न कहीं उसका हास हमें शकुन में देखने को मिलता है। वो बंटी को उतना स्नेह, उतना दुलार, उतना मातृत्व नहीं दे पाती जितना उसे देना चाहिए। इसके दो कारण हैं, एक शिक्षित महिला है, एक कामकाजी महिला है। कामकाजी महिला के पास में एक छोटे बालक को पालने का समय बहुत कम होता है, सीमित समय होता है। पूरा ध्यान वो अपने बच्चे पर नहीं दे पाती, क्योंकि ये व्यक्तित्व के विकास का समय है। बंटी के 8 या 9 वर्ष का समय है, जहाँ पर उसे पिता का भी स्नेह चाहिए, माता का वात्सल्य चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल अभावों सा या अभागों का जीवन वो जीने लगता है, जहाँ पर माँ का प्रेम भी उसे पूरा नहीं मिल पाता, और तब नहीं मिल पाता जब वो डॉक्टर जोशी से विवाह कर लेती है। और बंटी को लगता है कि जिस प्रेम पर उसका अधिकार था वो आज उसकी माँ डॉक्टर जोशी के दोनों बच्चों पर उठा रही है, उसके सौतेले भाई बहनों पर उठा रही है। तो एक असफल मातृत्व भी हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अब अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो वो है अकुशल पत्नी। बंटी की माँ शकुन की अगर हम बात करें तो एक अकुशलता हावी हमें दिखाई पड़ती है कि बंटी के लिए वो अकुशल माँ है, लेकिन अजय के लिए वो एक अकुशल पत्नी के रूप में भी सिद्ध होती है। तो न वो अच्छी माँ बन पाई, न एक अच्छी पत्नी बन पाई। अकुशल पत्नी हम क्यों कहें उसे, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो उसके पीछे कहीं न कहीं उसका शिक्षित होना, या फिर हम कह सकते हैं उसका कामकाजी होना, या फिर कह सकते हैं कि पत्नी का परिवार को जितना समय देना चाहिए उतना वो नहीं देना, ये शकुन की एक हम कह सकते हैं कि विशेषता थी, जिसके कारण उसका पति अजय उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया, उससे इतना प्रेम नहीं कर पाया, या कह सकते हैं कि कोई न कोई ऐसा मन का भाव जो था, जो पति पत्नी में होना चाहिए, उस भाव का अभाव शकुन में था, जिसी के कारण अजय और शकुन के बीच में कभी प्रेम पनप नहीं पाया। और परिणाम ये निकला कि अजय मीरा के साथ विवाह कर लेता है और शकुन डॉक्टर जोशी से विवाह कर लेती है। उसका दुखद परिणाम ये होता है कि बंटी अकेला रह जाता है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों, इस चित्र के माध्यम से हम देख रहे हैं कि शकुन के माध्यम से कि शकुन में कितनी चारित्रिक विशेषताएँ हैं जो इस उपन्यास में पढ़ने को हमको मिलती हैं, और इसी के आधार पर हम शकुन के बारे में जान सकते हैं कि शकुन में ये विशेषताएँ थी जो उभर करके सामने आई थी। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगली कक्षा में फिर नए प्रश्न के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।